नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक पाठक जी का धन्यवाद करूं, उनका स्वागत करूं। उससे पहले आज हम बात करेंगे दर्शकों नीट पर। नीट पेपर लीक का जो मामला शुरू हुआ था और जिसको कि विपक्ष लेके बढ़ चढ़ के सबसे पहले बड़े कड़े तेवर के साथ आगे बढ़ रहा था। और निश्चित रूप से पहले नीट अथॉरिटीज ने जो कंडक्ट कराया, उन्होंने ये माना कि हाँ साहब बिल्कुल हुआ, और अब सीबीआई पूरे एक्शन में है। सीबीआई के एक्शन में शुरुआती जब धरपकड़ शुरू हुई तो कुछ ऐसे नाम थे जिसको लेके कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की बाँछें खिल गई और बोला साहब हाँ क्या बात है, ये देखिए मास्टरमाइंड। लेकिन जैसे ही उन गिरफ्तार लोगों के तार बिहार पहुंच के तेजस्वी यादव के आसपास मंडराने लगी तो थोड़ा सा कदम जो है वो ठिठके। जो फूल माला और बैंड बाजा लेके कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष ढिढोरा पीट रहा था, वह भी तब जब परीक्षाओं के लीक मामले को लेकर कानून को अमल में पहले ही केंद्र सरकार ला चुकी है, तगड़े एक्शन में है, नीट कार्रवाई कर रही है। और साथ दशकों पहले, दशक भर पहले ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां इस ताबड़तोड़ तरीके से सिस्टम, और मैं जब कहता हूं कि सिस्टम के ही ऊपर कार्रवाइयां करें, तो नीट परीक्षा इसी सरकार में आयोजित हुई और कोई भी सरकार इससे पहले उसका ये चरित्र नहीं रहा है कि वो अपनी गलतियां स्वीकारे, अपनी गलती माने और न सिर्फ माने बल्कि उस पर काम भी करे। तो सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और सीबीआई जैसे जैसे इस पर आगे बढ़ती गई तो मामला पहुंचा बिहार के कभी हिस्सा रहे और अब पड़ोसी राज्य झारखंड में। और झारखंड पहुंचते पहुंचते जब वो हजारीबाग पहुंचा है साहब, तो वहां पर जो नाम आए हैं वो नाम जैसे ही आते हैं एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन, ये तीन नाम जैसे ही आए तो जो बयार नीट की विपक्ष ने जबरिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी जांच होनी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल हो रही है, लेकिन जबरिया जो एक सरकार को आरोपित करने का, एक जो आंधी उड़ाने का प्रयास किया था कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने, वो पटना तेजस्वी यादव के आसपास आते आते व्यालोक जी हल्की हुई। और जैसे ही ये तीन नाम हजारीबाग में हजूर साहब के आए हैं, नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष का वो तेवर अब गायब होता हुआ दिख रहा है। क्या ऐसा हो गया क्या कि गांव के पुआल में आग लगाए थे और उसमें सबसे पहले अपना ही घर, अपना खरियान आ रहा है। तो नीट मामले को एक तरफ डालोग जी जहां सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है, उसकी सर्वोत्तम काम करने वाली सीबीआई एजेंसी पूरे ताबड़तोड़ एक्शन में है, दूसरी तरफ विपक्ष जो केवल गुब्बारा भर रहा था, वो तो पता चला कि वही वाला पुआल पे आग लगाए कि पूरा गांव जो है फूकेगा, हमारे विरोधी का टोला फूकेगा और मामला जो है सबसे पहले सर से अपने ही घर में पकड़ लिया। ये क्या मामला है? अचानक ये तीन हजरतों के हजारीबाग से प्रकट होने पर विपक्ष के मोहल्ले में नीट के मामले को लेकर सन्नाटा क्यों है वैलोक जी? सबसे पहले तो मैं आपकी कड़ी निंदा करता हूं। क्या नीट मामला? अब तो मुझे कोई नीट का मामला नहीं दिख रहा है। क्या होता है नीट? नीट माने क्या है भाई? 10-15 दिन पहले तक ये मामला था, लेकिन जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास पहुंच गया मामला, तो मामला खत्म हो गया। कहाँ है नीट? किधर है नीट? और अब तो दूसरे मामले आएंगे ना। सुनिए व्यालोक जी, आप मौजूदा समय में बिहार में बैठ के हमसे बात कर रहे हैं और बिहार में जिस तरीके से बंदी है उस मामले में बिहार में बैठा कोई व्यक्ति बार बार नीट कहाँ है, नीट कहाँ है, नीट चिल्लाए, तो इस क्लिपिंग को अगर कोई वायरल कर दे तो कहीं अक्षर न हो जाए। आप सोचिए जरा, डिस्क्लेमर लगा के बोलिए महाराज, कौन सा नीट, कहाँ का नीट, आप किस नीट की बात कर रहे हैं? चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ। मैं नीट परीक्षा की बात कर रहा था, लेकिन खैर, एक जो आपने बात कही कि विपक्षियों के मोहल्ले में सन्नाटे, विपक्षियों का यह हमेशा से चाल और चरित्र रहा है कि जहां भी एक, वो पहले देखते हैं कि ये एक मामला हुआ, ठीक, इसमें आरोपित कौन है, उसकी जाति क्या है, पहले जाति देखो, अगर वो हिंदू है तो, मुसलमान है तब तो खैर उस पर चुप्पी ही साध लो, समुदाय विशेष का। तो आपने एक कारण तो बता ही दिया। दूसरा, माननीय तेजस्वी जी के यहाँ बिहार में अभी तो नीट परीक्षा में को लेकर मुझे लगता है कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। 5-6 राज्यों तक जांच चली गई है। गुजरात चली गई, राजस्थान चली गई, उत्तर प्रदेश चली गई है, झारखंड चली गई है और बिहार चली गई है, ये तो मैं जानता हूं। इसके अलावा भी अब सेंट्रल एजेंसीज कहां कहां दबिश दे रही हैं, कहां कहां क्या कर रही हैं, वो तो समय के साथ पता चलेगा। मेरा ये कहना है कि मैं
दर्शकों को इससे पहले थोड़ा मतलब इस पर बात करें कि क्यों सन्नाटा व्याप्त है, उससे पहले बिहार के गौरवशाली अतीत की ओर उनको ले जाना चाहूंगा, जहां हमारे पूर्व 2 मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी और एक मुख्यमंत्री होने से बचे हुए उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, इनकी 2 बहनें हैं, डॉक्टर मीसा भारती और डॉक्टर रोहिणी आचार्य। हालांकि वो शायद उनको इतनी शर्म आ गई है कि वो अपने नाम में डॉक्टर नहीं लगाती हैं। लगाती तो खैर मीसा भारती भी नहीं है, और मीसा भी कम से कम सार्वजनिक तौर पर अपने डॉक्टर होने का बखान नहीं करती हैं। बहरहाल, मीसा कैसे डॉक्टर बनी थी? मीसा का किसी एंट्रेंस से एग्जाम नहीं हुआ था, तब झारखंड हिस्सा हुआ करता था बिहार का, और वहां कुछ टाटा वाला एक कोटा हुआ करता था, तो उनका टाटा के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया, और उस एडमिशन के होते ही अचानक से महीने भर के अंदर उनकी सुरक्षा को लेकर ऐसी खतरनाक सूचनाएं मिली या टिप्स मिले कि झारखंड के उस जमशेदपुर के उस कॉलेज से निकालकर उनको सीधा पटना मेडिकल कॉलेज लेकर आया गया। अच्छा, पटना मेडिकल कॉलेज पर लाने पर ही नहीं बस की गई, वो टॉपर भी हैं अपने बैच की, मीसा दीदी। तो सबसे पहले तो मीसा दीदी से ये पूछा जाए कि उनका नाम क्यों मीसा पड़ा, और जो ये राजद के सांसद एकाध अगर इस बार चुने गए हैं, शायद 4 चुने गए हैं, ये जो कांग्रेस के साथ बेशर्मी से खड़े हैं, उनके जो महानायक हैं, जो लालूवादी पार्टी है, उनकी बेटी का नाम ही उस काले कानून के नाम पर रखा गया है, क्योंकि तब लालू जेल में थे और मीसा का जन्म हुआ था, और मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और वह इतना काला कानून था कि उसकी आज के यूएपीए से भी तुलना नहीं की जा सकती। जी हाँ, यही कह रहे हैं कि आपने जो कहा ना कि कांग्रेस और लालू के रिश्तों में बड़ी गजब गजब की चीजें हैं। एक तरफ आपने मीसा एक्ट की याद दिलाई, जिसकी वजह से मीसा भारती का नाम मीसा पड़ा, और दूसरी तरफ आप देखिए राहुल बाबा ने जिस बिल को मनमोहन सिंह के नचा के फाड़ा था, उसी के फलस्वरूप, यानी उसी से आए कानून के फलस्वरूप लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के अभी तक के पहले सजा याफ्ता मुजरिम, चारा घोटाले मामले में, और कई मामले में अभी सजा पाना बाकी है। तो वाकई कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव का रिश्ता अद्भुत है। मतलब राहुल केतु की तरह कांग्रेस बैठी हुई है, उसके बाद भी लालू लिगेसी ढोते हैं कांग्रेस का। वो बिल्कुल एक अलग पूरे वीडियो का विषय है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन पहले मुझे प्लीज बिहार का गौरवशाली इतिहास बनाने दीजिए, जिसमें हमारी 2 दीदियां डॉक्टर कैसे बनी। रोहिणी जी भी डॉक्टर हैं, कैसे बनी, क्या बनी, एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं किया, फिर सिंगापुर में गई, फिर सिंगापुर से आके। अब सुनिए उस समय क्या होता था। एक हमारे मिनिस्टर थे बृज बिहारी प्रसाद जी, वो सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री या जो कुछ भी थे बिहार में उस समय। शिक्षा का क्या हाल था, चारा विद्यालय जैसे मुझे चारा याद आ गया, चरवाहा विद्यालय जैसे विश्व प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट का आदरणीय महान लालू जी ने सूत्रपात किया था, तो उस समय शिक्षा की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। उस समय मेडिकल की जो करीबन 200 या 220 सीटें बिहार के हिस्से में आती थी, वो सारी की सारी जननायक के सहमति से होती थी। मतलब उसमें परीक्षा वगैरह तो ठीक ही है, लेकिन वो लिस्ट जो दोस्तों मुझे लगता है कि जालोक जी के एंड पर थोड़ी सी नेटवर्क की आपकी ऑडियो आ रही है, आप बोलिए। हाँ बोलिए। तो जब जननायक जी ने वो सारी सूची बनवा दी, तो बृज बिहारी प्रसाद जी के ना नुकुर करने के बावजूद वह उन्होंने पास करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत हंगामा हुआ, फिर जो भी हुआ इस्तीफा वगैरह, फिर बृज बिहारी प्रसाद जी को IGIMS ने बीमार बनाकर दाखिल कर। मेरे एंड पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अब ठीक है, अब आप बोलें। जी।
और बृज बिहारी प्रसाद जी इस बात पर अड़ गए कि अगर इस घोटाले में मुझे सजा हुई तो मैं सबको लेके डूबूंगा, और वो बेचारे चले गए आईजीआईएमएस में बीमार होने। जैसे नेता लोग हमेशा बीमार हो जाते हैं, जैसे केजरीवाल बीमार हो गए, या आतिशी बीमार हो गई, ममता बनर्जी बीमार हो गई, लालू प्रसाद व्हील चेयर पर चले गए, उनके सुपुत्र तेजस्वी अभी दिखे होंगे, वो आईजीआईएमएस में भर्ती थे, ठीक है। और अब बीमार तो थे नहीं, तो करते क्या, तो टहलने निकले आईजीआईएमएस परिसर में, और उस समय अज्ञात बंदूकधारियों ने आकर उन्हें छलनी छलनी कर दिया, इतनी गोलियां मारी कि उनका कुछ पता नहीं चला। जी इस तरह से जी बिहार बिल्कुल में मेडिकल की परीक्षा होती थी, इस तरह से बिहार में मेडिकल का चयन होता था। उसके बाद की भी जी कहानी है। उनकी विधवा बिल्कुल जी उनकी विधवा रमा व्यालोक देवी जी, को बाद में जी व्यालोक जी आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, मतलब वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन आपका ऑडियो आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप जो है ऑडियो में हमसे बातचीत जारी रखें। जी बस इतना ही बताना था आपको। जी उनकी अब बृज बिहारी प्रसाद की तो हत्या हो गई और उस इस घोटाले की वजह से हुई। उनकी पत्नी रमा देवी, जब उन्होंने अपने पति के हत्यारों को न्याय दिलाने की बात की या जो भी की, तो उनको जननायक ने सांत्वना दी, उन्हीं की खाली सीट पर चुनाव लड़वाया और बाद में रमा देवी को मंत्री भी बना दिया। तो बिहार जी में नीट उस समय तो खैर क्या ही होता था, लेकिन बिहार में मेडिकल की सीटें कैसी भरी जाती थी, ये कम से कम हम लोगों को न बताया जाए, और जेन जी के लोगों को खास तौर से ये जानना चाहिए कि किस तरह से बिहार में ये पूरा मामला होता था। तो जब एनईईटी की आंच बिहार पहुंचेगी, तो आपको क्या लगता है अवनीश जी कि विपक्ष के मोहल्ले में सोहर गाया जाएगा या हाँ थाली पीटी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल व्यालोक जी, और ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दर्शकों को दिखाई भी दे रही है कि देखिए परीक्षाएं बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों की क्या स्थिति होती है, उनके चाहे फोकस हो, चाहे माँ बाप के लिए ये पूरा मतलब एक बड़ा महंगा सौदा है साहब। बच्चों को डॉक्टर बनने की तैयारी कराना, उसकी एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी है, कोटा जैसी जगह है, तमाम ऐसी जगह है। लेकिन उसी बीच में अगर इस तरीके का राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि व्यालोक जी अब अगर देखा जाए तो ये मैंने जो शुरुआत में बात कही कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि पुआल में आग लगाई थी कि विपक्षी का टोला जलेगा और आग सबसे पहले अपने आप पहुंच गई। लेकिन जिस तरीके से ये झारखंड आपने तमाम राज्य गिनाए भी, उत्तर प्रदेश भी ये मामला आ गया, ये मामला राजस्थान भी जा रहा है, कल ना आगे पीछे ये मामले और दूसरी जगहों पर जाएंगे। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये एक नेशनल नेटवर्क था जो नीट के मामलों में इस तरह की चीजें करता था, और इसमें जो पहले से ये कराते आए हैं 10 साल पहले से, यानी 2014 के पहले से भी जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में एक जो सुनियोजित तरीके से इस तरह के अपराध की एक जो पूरी गतिविधि, एक पूरा रैकेट, ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह का कोई सेटिंग हुआ हो, हर गाय बगाए होता है। तो निश्चित तौर पर उसमें समाज भी शामिल है, यहीं के लोग होते हैं। तो ये क्या आप कोई नेशनल रैकेट देख रहे हैं जिसका कि नीट के बहाने जो है खुलासा ही नहीं हुआ है, बल्कि अब वो सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण एजेंसियों के रडार पे आए हैं? भाई अभी तक क्या होता था, राजस्थान में लीक हुई, गहलोत सरकार थी वो बचाती रही, यूपी में लीक हुआ, बहुत बड़ा हवाला बन गया, कहीं किसी और अपने जो है विपक्ष के हित वाले प्रदेश में हुआ तो वहां तो कोई मुद्दा ही नहीं बना। लेकिन ये नीट का मामला दिखाता है कि ये नेशनल मामला है, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इस बहाने तब जबकि ये कड़ा कानून भी केंद्र सरकार ला चुकी है। देखिए विपक्ष की जहां तक बात करें तो विपक्ष को तो कब्ज है भाई साहब, पिछले 10 साल से कब्ज चल रहा है, वो इस सब गोल ऐसे ही फांकते रहेंगे। हाँ कभी जो है 44 साल 40-45 साल के होके फांकते रहे, इस बार तो 99 साल के हो गए हैं, चलिए ठीक है, थोड़े से जो है उम्र बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। तो विपक्ष तो इस पर केवल इस तरह के तमाम मुद्दों पर केवल इस देश में प्रहसन मजाक करते आया है। राहुल गांधी जो कि इस समय विपक्ष के नेता हैं व्यालोक जी, उनका भी क्या कैरेक्टर है, क्या राजनीतिक कैरेक्टर है, मैं जब कैरेक्टर की बात कहता हूं तो वो भी परिपक्वता से लेकर बाकी सारी चीजों पर देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में जब कड़ा कानून आ चुका है, इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, और जिसमें आप ध्यान दीजिए नेटवर्क कौन सा है, मैं तो साफ तौर पर पूछूंगा किसी दक्षिणपंथी या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नजदीकी कोई अभी तक इसमें नाम आया हो, और अगर आ गया हो तो ये छोड़ते?
आखिर बिहार पे क्यों नहीं बात हो रही है? तो शामिल भी वही लोग हैं जो इससे पहले ऐसे इतिहास रखते हैं, रखते आए हुए हैं सत्ता का। जहां क्या आपने जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री दंपत्ति के 2 यशस्वी पुत्रियों के डॉक्टर होने का पूरा तो रोजनामचा आपने बांच ही दिया। ऐसे में अब ये देशव्यापी जो होता जा रहा है, इस पर कोई एक नेशनल स्तर पर, चूंकि सीबीआई इन्वॉल्व है, क्या कोई अंतिम कार्रवाई जैसी कोई चीज आप दिखाई देती है आपको? क्योंकि ये तो समाज का चरित्र होता जा रहा है। क्या यूपी, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या झारखंड? इसके इस बार जो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस कड़ाई से जांच होगी और जिस तरह से लोग नपेंगे, तो शायद 5% नाले की सफाई हो। आप इस बात को समझिए कि ये इतनी संस्थागत बीमारी है, और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, अभी मैंने जो गौरवशाली इतिहास बताया, मैं उस राज्य का हूं। उसी राज्य का एक नाम है रंजीत डॉन, और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आपको मैंने वो कहानी जो सुनाई, ब्रिज बिहारी प्रसाद, रमा देवी, मेडिकल घोटाला और तमाम चीजें, उसको अगर तकनीकी खामी की वजह से बीच में एक आध चीजें छूटी हो तो गूगल कर लीजिए, वो सारी चीजें अब उपलब्ध हैं। जेन जी के लिए अब कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन आप बशर्ते आप उसको पढ़ना चाहें, जानना चाहें। उसी तरह एक रंजीत डॉन हुआ करता था, जिसने, आप मेडिकल छोड़िए, इंजीनियरिंग छोड़िए, उसने आईआईएम तक के लोगों को ये कर लिया था, और उस समय शायद इतने कड़े प्रावधान भी नहीं थे। वह तो दूसरों को परीक्षा में बिठाया करता था। भाई, इस देश का एक चरित्र हुआ करता था कि बहुत सारी चीजें भरोसे पर चल जाती थी। कौन जानता था कि तकनीकों के आने के बाद इस तरह से एक रोजगार का जरिया बनाया जाएगा। आप याद कीजिए ना कि 25 साल पहले जो परीक्षाएं होती थी, क्या उसमें इतनी सघन जांच होती थी? क्या उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी? क्या 20-30 साल पहले नहीं होती थी। भाई, हम लोग जेएनयू का एग्जाम देने गए, एंट्रेंस टेस्ट था, ऑल इंडिया टेस्ट था 97 में, मतलब टहलते हुए गए, कॉपी कागज लेके गए, कोई अरे बीच में निकल के पानी पी रहा है, कुछ कर रहा है, जेबा भरोसे का तलाशी वातावरण वलाशी भी था। नहीं होती थी। जेबा हाँ, तलाशी तो वलाशी भी नहीं होती थी महाराज, होती तकनीकी थी, वाली बात तो मतलब छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज के चरित्र की जो आपने बात की, वो तो एक देखिए संस्थागत बीमारी हो चुकी है, और अब लोग इसका खूब मजा भी ले रहे हैं। जैसे सरकार ने कानूनों को बदला है, आज से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, बहुत खुशी की लागू हो बात है। गई है। 3 बिल्कुल। आपराधिक कानून बदल गए हैं। उसी तरह इसकी जांच, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं कि ये राष्ट्रव्यापी बीमारी है। कोई भी इसमें विभेद नहीं है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं कोई विभेद नहीं है। कोई राज्य वाला ये नहीं कह सकता है चौड़ी छाती लेके कि हाँ मेरे यहाँ नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ देखो देखो मेरे बिहारी है, यहाँ नहीं। बिहारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, हरियाणा में मैंने बाकायदा इसीलिए कहा। सीटों, हरियाणा में बाकायदा हर एक सीट का दाम लगा होता है। राजस्थान में अब तो गहलोत जी के तक तार, उनके पूर्व ओएसडी ही बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ है। ओएसडी। तो इसकी हाँ, अगर केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो इसको अंतिम सिरे तक पहुंचाए बिना अगर इस मामले को छोड़ा गया, तो फिर से सरकार वही गलती करेगी कि जड़ को छोड़ देगी, उसमें मट्ठा नहीं डालेगी। बिल्कुल ब्यालोक जी। और आप जब ये कह रहे हैं ना कि जड़ को छोड़ देगी और ऊपर ऊपर मट्ठा हो जाएगा, तो उसी के साथ ये भी देखने वाली बात है दर्शकों कि जैसे ही एहसानुल हक, इम्तियाज और जमालुद्दीन नाम के ये 3 प्राणियों का नाम आता है इस पूरे नीट पेपर कांड में, इससे पहले लगभग आधे दर्जन से ऊपर की संख्या में गिरफ्तारियां हो गई हैं, और कई राज्यों तक ये गिरफ्तारियां चल रही हैं, पूछताछ चल रही है। लेकिन पहले जैसे ही तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ये मामला पहुंचता है, तो वो विपक्ष जो गुलाल पोत के नाचना शुरू किया था नीट पर प्रहसन के वाले विरोध के तैयारी करके, क्योंकि देखिए इस विपक्ष का, दर्शकों आपने साफ तौर पर देख लिया होगा, न संसद में न संसद के बाहर किसी गंभीर राजनीतिक चरित्र का कोई भी अभी तक इन्होंने परिचय नहीं दिया है। शपथ लेने के समय ही इनको बेसिक, इनके नेता को ये बेसिक सलीका नहीं पता है कि कैसे सदन में बिहेव किया जाता है औपचारिक रूप से, नेता सदन विपक्ष बनने के बाद। तो ऐसे में विपक्ष से तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस पर लगी हुई है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से अब नीट को लेकर खामोश होता जा रहा है, तो दर्शकों ये दिखाता है कि इनका दोगला रवैया है, और ये कितना सिलेक्टिविज्म करते हैं। जब इनको सूट करती है कोई बात, तो उसको पॉलिटिकल वितंडा उस पर खड़ा करते हैं। जब कोई बात इनको सूट नहीं करती, तो इस तरीके से कन्नी काट के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं, अगर आप, जैसा मैंने
मैं ये तीसरी बार दोहरा रहा हूं अपनी अंतिम बात में कि आप निकले थे कि विरोधी के मोहल्ले में कुछ तपिश पहुंचाएंगे और इसलिए आपने गांव के मैदान में रखे पुआल में आग तो जरूर लगा दी, लेकिन साहब वो आग की आंच सबसे पहले आपके घर पहुंची और यही वजह है कि अब आपके मुंह से नीट निकल नहीं रहा है, आपकी घिघी पती हुई है। व्यालोक जी के साथ आज कुछ दर्शकों तकनीकी खामियां रही हैं और व्यालोक जी का वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन हम जानते हैं कि आप व्यालोक जी को सुनना चाहते हैं और इसलिए थोड़ा सा क्षमा मांगेंगे कि आप आज बल्कि ये मैं कहूंगा कि आप इस चर्चा को अब तक अगर सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको कैमरा ऑफ करके और जेब में रख सकते हैं, स्क्रीन ऑफ करके और ईयरफोन लगा के सुन लीजिए। तो व्यालोक जी, आपको तकनीकी खामियों के बीच भी आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, क्योंकि आपके यहाँ थोड़े से रिमोट एरिया में आप हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।